हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उपभोग फलन, जिसको कि उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। तो बच्चों वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों मीडियम में, और यूजी पीजी यूजीसी नेट यूपीएससी काफ़ी सारे हमने वीडियो बनाई हुई हैं जो कि आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल वहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो के अलावा वहाँ पे पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों उपभोग फलन जो है वो आय और उपभोग के बीच संबंध को बताता है। देखिए एक होता है व्यक्तिगत उपभोग या उपभोग कह सकते हो, दूसरा होता है प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय का मतलब आय में से जब आप कर को माइनस कर देते हो। तो जो उपभोग फलन है वो उपभोग में और जो प्रयोज्य आय है उसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम आय इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वैसे आप चाहो तो इसको उपभोग और प्रयोज्य आय के संबंध को भी उपभोग फलन आप कह सकते हो, यानी कि उपभोग फलन जो है वो उपभोग और आय के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। देखिए इससे पहले जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, यानी कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि जो उपभोग है वो ब्याज की दर से प्रभावित होता है। उनका ये मानना था कि अगर ब्याज की दर ऊंची होगी तो बचत जो है वो ज़्यादा होगी और उपभोग का स्तर कम होगा, और ब्याज की दर नीची होगी तो जो बचत है वो कम होगी और उपभोग ज़्यादा होगा। लेकिन 1930 की जो महामंदी आई थी उसमें क्या हुआ कि ब्याज की दर बहुत कम थी। ब्याज की दर कम होने के बावजूद भी उपभोग का जो स्तर था वो बहुत नीचे लेवल पे था। तो केन्ज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने बताया कि जो उपभोग है वो आय पे निर्भर करता है, न कि ब्याज की दर पे। हालांकि ब्याज की दर पे भी निर्भर करता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आय होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आय पर। तो उसी के बीच का जो संबंध है उसी को बोलते हैं बच्चों उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। यानी कि आय और उपभोग के इस संबंध को जब केन्ज के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो इसी संबंध को हम उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम या उपभोग का आधारभूत नियम भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। तो केन्ज का क्या मानना था बच्चों? केन्ज का यह मानना था कि समाज की यह मनोवृत्ति होती है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति। मनोवैज्ञानिक प्रकृति मतलब हमारी मानसिक दशा होती है कि जिसकी इस प्रकार की होती है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है तब कुल उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन उपभोग में ये जो वृद्धि होगी वो कम होगी। यानी कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग में वृद्धि होगी, लेकिन उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि से कम होगी। तो सुविधा के लिए हम मान रहे हैं पूरी की पूरी टेबल में कि जो बी है, बी का मतलब क्या हुआ? एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या है? आय में वृद्धि करने से उपभोग में वृद्धि। इसकी वैल्यू 0.6 मान रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर आय 1 रुपये बढ़ेगी तो उपभोग जो है वो 0.6 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर आय 10 रुपये बढ़ेगी तो उपभोग 6 रुपये बढ़ेगा। अगर आय 100 रुपये बढ़ेगी तो उपभोग 60 रुपये बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग में वृद्धि होगी, 100% होगी, लेकिन उपभोग में जो वृद्धि होगी वो तुलनात्मक रूप से आय में वृद्धि की तुलना में कम होगी। क्योंकि उपभोग में वृद्धि आय की वृद्धि की तुलना में कम हुई है, तो इसी की वजह से इसको हम उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नियम की कुछ मान्यता है। सबसे पहला मान्यता है कि सामान्य अवस्था में विद्यमान है, यानी कि मंदी, तेजी, बेरोजगारी, हड़ताल, युद्ध, महामारी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि इन स्थितियों में हमारा उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम लागू नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो युद्ध हो रहा है तो हो सकता है किसी व्यक्ति की आय बढ़े, उससे ज़्यादा वो उपभोग कर दे, लेकिन सामान्य दशाओं में जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं करता जितनी आय में वृद्धि करता है, जो कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है। इसके अलावा बच्चों मनोवैज्ञानिक और संस्थागत अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उपभोक्ता की जो रुचि है, प्राथमिकता है, फैशन है, सरकारी जो नीति है, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों तीसरी है हस्तक्षेप नीति, यानी कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम ये मानकर चलता है कि बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था है, सरकार किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाती, जितनी चाहिए अर्थव्यवस्था में आप उपभोग कर सकते हो, आपके विवेक पर निर्भर है। सरकारी हस्तक्षेप की बिल्कुल भी बात इस पूरी की पूरी थ्योरी में नहीं कही गई है। बच्चों नियम की मान्यता है। नियम की मान्यताओं का मतलब कुछ बेसिक
मान्यता है जिसके बेस पर ये नियम निर्भर करता है। सॉरी, मान्यता हम डिस्कस कर ली, मुख्य बातें। तो बच्चों मुख्य बातें बताऊं उससे पहले एक टेबल और डायग्राम के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर हम इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें उस पर हम आ जाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने आय का स्तर माना है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आय शून्य भी है तो भी उपभोग शून्य नहीं होगा, यानी कि हम एक उपभोग का मिनिमम स्तर लेके चल रहे हैं। ऐसे लिखते हैं बच्चों, C = C बार प्लस BY। तो इस C बार का मतलब होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्वचालित उपभोग, यानी कि 40 जो है वो आय के उस स्तर को दिखाने की कोशिश कर रहा है जहां पर आय जो है वो शून्य होने पर भी उपभोग का स्तर, न्यूनतम स्तर हमेशा बना रहेगा। तो ये 40 है। अब कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 40 + 0.6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू लिख देंगे 0। तो जब आप इसको समराइज करोगे, जब आप समीशन करोगे तो 40 आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 40 है ये हमारा स्वचालित उपभोग है। स्वचालित उपभोग होने की वजह से ही जो उपभोग वक्र है वो इस पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि स्वचालित उपभोग शून्य है तो आप यहां से भी कंजम्पशन फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला इनकम जो है वो 100 है, तो 40 + 0.6 मल्टीप्लाई 100। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले तो 60 आएगा, 60 में 40 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। तो इस स्थिति में जब आपका आय और उपभोग बराबर बराबर हो, इसको बच्चों हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बता दूंगा। तीसरा आय का लेवल हमारा 40 है, 40 + 0.6 मल्टीप्लाई 200। इसी तरीके से 40 + 0.6 मल्टीप्लाई 300, 40 + 0.6 मल्टीप्लाई 400, 40 + 0.6 मल्टीप्लाई 500। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आय के सभी स्तरों पर जो हमारा उपभोग की प्रवृत्ति है वो फिक्स रहती है, यानी कि उपभोग की प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 6 × 4 12, 12 और 4 16। इसे आप जोड़ोगे 18 और 4 22। इसे आप जोड़ोगे 24 और 4 28, और इसे जोड़ने पर आपका 340 आंसर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका सॉल्यूशन होता है पूरे के पूरे टेबल का। मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम आय की बात करें तो देखिए, जो आय का डायग्राम होता है वो हमेशा 45 डिग्री एंगल में बनता है। ये हमारे आय का डायग्राम है। क्यों बनता है 45 डिग्री में, अगर आप ये जानना चाहें तो मान लीजिए 45 डिग्री बनता है। इसको आप 45 डिग्री रेखा भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम x अक्ष पे आय रखते हैं और y अक्ष पे भी आय रखते हैं, क्योंकि आय हमारा आधार है और आय का ही डायग्राम बनाएं तो जो अनुपातिक संबंध होने की वजह से ये 45 डिग्री का ही बनेगा। उपभोग की बात करें तो उपभोग, जैसा कि हमने आपको बताया था, उपभोग जो वक्र है वो इस 40 से स्टार्ट होगा, 40 से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू आय रेखा की। तो जिस स्थिति में ये काटेंगे, देखिए यहाँ पे काट रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों सम विच्छेद बिंदु। और यहां पे आप देख पा रहे हैं इस बिंदु पर हमारी जो बचत होगी, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बचत है, इस स्थिति में जो बचत होगी वो शून्य होगी। अगर हम बचत को बात करें इससे पहले वाले केस में, यानी कि इस केस में, तो बचत ऋणात्मक होगी, और इस केस की बात करें तो बचत जो है वो धनात्मक होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा समविच्छेद बिंदु है। यहाँ पे जो सेविंग है इट विल बी मोर देन 0, इस केस में सेविंग होगी इट विल बी लेस देन 0, और इस वाले पॉइंट पर सेविंग जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको उपभोग और आय के बीच के जो संबंध है उसके बारे में बताया। अब इन संबंध के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लगभग 5 पॉइंट हैं, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, परंतु कम अनुपात में। देखिए यहाँ पे जो बी है ना, बी का मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बी की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है 0 से, लेकिन कम होती है 1 से। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है आमतौर पर यह माना जाता है, अगर MPC 1 है इसका मतलब 100% खर्चा किया जाता है, 0 का मतलब 0% खर्चा किया जाता है, जो कि दोनों ही परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होगी,
परंतु कम अनुपात में होगी। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती चली जाती है। टीवी नहीं था, टीवी खरीद लिया, फ्रिज नहीं था, फ्रिज खरीद लिया, एसी नहीं था, एसी खरीद लिया, कार नहीं थी, कार खरीद लिया, घर नहीं थी, घर खरीद लिया। लेकिन अब जो डिमांड है, हमारी जो आवश्यकता की तीव्रता है, वो घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और जो अमीर व्यक्ति होता है उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है आय में वृद्धि का कितना प्रतिशत भाग खर्च किया जाता है। अब देखिए, जिसकी आय 1 लाख रुपए है वो हो सकता है 70,000 रुपए खर्च कर रहा हो, जिसकी आय 10,000 रुपए वो 10,000 खर्च कर रहा है। तो प्रवृत्ति जो है वो 10,000 वाले की ज्यादा है ना, कि 10,000 में से 10,000 खर्च कर रहा है तो 100% हो गया। 1 लाख में से 70% खर्च कर रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब है ये इसका। दूसरा, आय में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई आय या तो उपभोग में खर्च की जाएगी या बचत, यानी कि आय के हमेशा 2 भाग हो जाते हैं। इसको बच्चों हम अगली वीडियो में डिटेल में भी समझाएंगे। इस तरीके से आय जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, वाई और सी में। आय में वृद्धि होने से बचत और उपभोग दोनों में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के बराबर होता है। देखिए, ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। यहाँ पे हम अगली वीडियो में बच्चों ये प्रूफ भी आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आय बढ़ने पर, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आय बढ़ने से उपभोग और बचत दोनों बढ़ते हैं, उपभोग और बचत दोनों में बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है बताने की कि आय में वृद्धि होने से उपभोग और बचत दोनों में ही वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है बच्चों हमारा ये है कि आय के शून्य स्तर पर, अगर आय का स्तर शून्य, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है शून्य स्तर है, बचत शून्य नहीं होती, उपभोग शून्य नहीं होता, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। आय के शून्य होने पर भी उपभोग शून्य नहीं होता, और उपभोग के इस स्तर को हम स्वचालित उपभोग कहते हैं। ये कंसेप्ट भी आप क्लियर कर लीजिए। अगला है, जब आय एवं उपभोग समान हो, मतलब आय और उपभोग दोनों एक दूसरे के बराबर हो, उस स्थिति में बचत शून्य होगी, जैसा कि यहां पर है, और इसको हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। इस पॉइंट के बाद बचत पॉजिटिव होती है, इस पॉइंट से पहले बचत जो है वो ऋणात्मक होती है। तो बच्चों ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं जो हमें आपको बताने थे। इसमें एक कंसेप्ट और हम जोड़ देते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही जो वक्र है वो ऊंचाई लिए होगा, यानी कि ज्यादा स्लोप होगा। इसका मतलब ये जो है वो नीची एमपीसी को बता रहा है, और ये जो है ये ऊंची एमपीसी को बता रहा है। अगर हम ये मान लें कि एमपीसी शून्य है तो उस केस में उपभोग वक्र इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा, उपभोग वक्र का जो ढाल है, यानी कि इस वक्र का जो ढाल है, इसका जो ढाल है वो एमपीसी पे डिपेंड है। तो ये सारे के सारे बच्चों कंसेप्ट है जो मुझे आप बच्चों को बताने थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।